नमस्कार साथियों, उपासना इस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है प्रवासी भारतीय दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में 9 जनवरी 2021 को देश में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यह दिवस न्यूज में था। सेकंड, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इस वर्ष इसका विषय यानी थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। फोर्थ पॉइंट है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो ये आपको मंत्रालय याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2003 से नियमित किया जा रहा है। सिक्स पॉइंट, वर्ष 2015 में इस कार्यक्रम के प्रारूप को संशोधित किया गया और इसके बाद से प्रति 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट, इसे मनाने हेतु 9 जनवरी का दिन चुना गया है, क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन यानी 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है डब्ल्यूटीओ में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा की गई है, जिससे ये समीक्षा नीति न्यूज में थी। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो व्यापार नीति की समीक्षा है वो क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें, व्यापार नीति की समीक्षा डब्ल्यूटीओ की निगरानी प्रणाली के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत डब्ल्यूटीओ द्वारा किसी नीति में सुधार की आवश्यकता तथा इस बात की समीक्षा की जाती है कि इसके नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। सेकंड पॉइंट, इससे पहले भारत की व्यापार नीति की समीक्षा वर्ष 2015 में की गई थी। तो ये डब्ल्यूटीओ में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं इस नीति के माध्यम से डब्ल्यूटीओ ने भारत के कौन से कदमों की सराहना की है। तो इसमें पहला पॉइंट है वस्तु एवं सेवा कर के मामले में, तो आपको ध्यान रखना जीएसटी के मामले में डब्ल्यूटीओ ने भारत की सराहना की है। सेकंड, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों के मामले में। थर्ड, व्यापार सुविधा समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में तेजी लाना तथा व्यापार को सरल, तीव्र एवं सुगम बनाना है। फोर्थ पॉइंट है देश में व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में किए गए प्रयासों के मामले में। फिफ्थ, भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 को उदार बनाए जाने के लिए उठाए गए कदमों के मामले में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारत और मंगोलिया संबंध खबरों में। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इनसे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है हाल ही में भारत और मंगोलिया ने हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है, जिससे ये संबंध न्यूज में थे। सेकंड, ज्ञात हो कि मंगोलिया की ग्रीनफील्ड मंगोल रिफाइनरी का निर्माण भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत किया जा रहा है। थर्ड, भारत ने वर्ष 1955 में मंगोलिया के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि मंगोलिया ने भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार घोषित किया था। फोर्थ, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत वर्ष 2015 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे। पांचवा, संस्कृति मंत्रालय यानी भारत का संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों को फिर से बनाने की परियोजना शुरू की है। 6, दोनों देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट नामक जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको याद रखनी है इसमें, मंगोलिया की राजधानी यानी उलान बटोर।
ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत और मंगोलिया संबंधों से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है डिजीज एक्स खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला, इबोला वायरस की खोज में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर जीन जैक्स मुआर तामफम ने इस बारे में अलर्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि डिजीज एक्स कहां जाकर रुकेगी अभी सिर्फ कल्पना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये अस्तित्व में आती है तो ये कोरोना महामारी से कई गुना अधिक खतरनाक होगी। तो ये काफी चिंताजनक बात है। सेकंड पॉइंट, कांगो में एक महिला में डिजीज एक्स के लक्षण पाए गए। कांगो के इंग्लैंड में एक महिला मरीज में बुखार के लक्षण देखे गए। इसके बाद मरीज ने इबोला की जांच कराई, लेकिन ये जांच निगेटिव आई। अब डॉक्टरों को इस बात का डर है कि ये महिला डिजीज एक्स की पहली मरीज है। तो ये डिजीज एक्स से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है किसान कल्याण मिशन खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, यूपी सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण याद रखना है, किस राज्य सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। सेकंड, किसान कल्याण मिशन नाम का ये कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मिशन के जरिए किसानों को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 सप्ताह तक हर बुधवार को विकास खंडों में कार्यक्रम कर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्रों को लाभान्वित भी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि और किसान कल्याण पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अंतर विभागीय समन्वय से मिशन का माइक्रो प्लान बनाने का भी निर्देश दिया है। तो ये किसान कल्याण मिशन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में उपद्रव मचाने के बाद कई लोगों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने की मांग की है, जिससे ये संशोधन न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जानते हैं। पहला पॉइंट, 25वें संशोधन को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में वर्ष 1967 के संशोधन के रूप में जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के रिक्त होने एवं अयोग्यता से संबंधित उत्तराधिकार नियमों को निर्धारित किया गया है। तीसरा पॉइंट, ये संशोधन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 6 जुलाई 1965 को प्रस्तावित किया गया था और 10 फरवरी 1967 को पारित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। तो ये अमेरिका संविधान के 25वें संशोधन से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है स्पेक्ट्रम नीलामी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा 1 मार्च 2021 से 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने संबंधी घोषणा की गई है, जिससे स्पेक्ट्रम नीलामी न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला, सेल फोन और तार लाइन वाले टेलीफोन जैसे उपकरणों को परस्पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए संकेतों यानी सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। ये सिग्नल वायु तरंगों यानी एयरवेव्स पर कार्य करते हैं तथा बाधा रहित संचरण के लिए इन संकेतों को निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाता है। सेकंड, देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी परिसंपत्तियों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें वायु तरंगें एयरवेव भी शामिल होती हैं। थर्ड पॉइंट, इन संकेतों के प्रसारण हेतु अवसंरचना निर्माण करने की इच्छुक कंपनियों के लिए इन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु केंद्र सरकार दूरसंचार विभाग के माध्यम से समय समय पर वायु तरंगों की नीलामी करती है। फोर्थ, इन वायु तरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रम अलग अलग आवृत्तियों वाले बैंड्स में उपविभाजित होते हैं। फिफ्थ, इन सभी वायु तरंगों को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है। आमतौर पर ये अवधि 20 वर्ष निर्धारित की जाती है तथा अवधि पूरी होने के बाद इनकी वैधता समाप्त हो जाती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं स्पेक्ट्रम नीलामी क्या है। तो आइए जानते हैं।
स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के तहत सरकार विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट बैंडों पर सिग्नलों को प्रसारित करने के अधिकार बेचने और दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों व्यावसायिक समूहों को सौंपने के लिए नीलामी पद्धति का उपयोग करती है। तो ये स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारतीय मानक ब्यूरो खबरों में, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडस्टर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला है, प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है या मनाया गया हाल ही में, आपको ध्यान रखना है। सेकंड, भारतीय मानक ब्यूरो यानी बिस भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य करता है। ये आपको मंत्रालय याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई थी। चौथा, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम यानी बिस एक्ट 2016 के तहत बिस को एक राष्ट्रीय मानक निकाय का दर्जा दिया गया है। बिस एक्ट 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया। पांचवा, भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों के मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास एवं इससे संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो पहला तथ्य है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा नौसेना नवनिवेश स्वदेशीकरण संगठन यानी नवल इनोवेशन एंड इंडिजेनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी NIIO की शुरुआत की गई है। सेकंड तथ्य है, हाल ही में त्रिपुरा सरकार की नई योजना के तहत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2018 तक राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे परिवारों के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। तो ये आपको राज्य याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तीसरा, एलन मास्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आपको पता होगा एलन मास्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी अमेरिका की, उसके मालिक हैं, और जेफ बेजोस अमेजन के। तो इन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए हैं। फोर्थ, केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। पांचवा, नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगला छठा तथ्य है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी SMCWCB भारत का एक ऐसा सहकारी बैंक बन गया है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर बदलाव ला रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सहकारी बैंक के वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस को अपनी मंजूरी दे दी है। सेवेंथ, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी ने घोषणा की है कि वह IN डोमेन के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदक को 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी एक में निःशुल्क IDN यानी अंतर्राष्ट्रीय डोमेन का नाम का विकल्प देगा। आठवां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच में फोर्थ अंपायर के रूप में शामिल होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक, ये नाम आपको ध्यान रखना है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला नवां तथ्य है, हाल ही में जापान द्वारा भारत को 50 बिलियन येन, ये आपको पता होगा जापान की करेंसी है, लगभग 3550 करोड़ रुपए के ऋण की आधिकारिक विकास सहायता के लिए समझौता किया गया है। 10वां, हाल ही में अनुच्छेद 244A यानी आर्टिकल 244A के को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए लागू करने की मांग की गई है। 11वां, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला अस्पताल बिहार के फतुहा में बना है, आपको ध्यान रखना है। 12वां, रंजू कुमारी को इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 13वां, बजाज ऑटो विश्व की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बनी है। 14वां,
देश की पहली 1.5 मीटर लंबी डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर मालगाड़ी ट्रेन न्यू अटेली यानी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ यानी राजस्थान तक चलाई गई है। अगला अगला 15वां तथ्य है, दुनिया का पहला अनुकूलन योग्य स्मार्टफोन लावा इंटरनेशनल ने लॉन्च किया है। 16वां, हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। 17वां, उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क बनाया जाएगा। 18वां, राइट अंडर योर नोज उपन्यास की रचना आर गिरधर ने की है। तो ये आपको इसके राइटर याद रखना है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ मुख्य तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आज के सवालों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। सेकंड कथन, इस वर्ष इसका विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन करेक्ट है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला अनुकूलन योग्य स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन सैमसंग, बी लावा इंटरनेशनल, सी नोकिया, डी ओप्पो। तो आप सभी को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।